बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 269 किस्सा सुन चुके हैं और अब 270 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि उसका जरिया मालूमात कर्नल नोमान रहा होगा। तुम उसके बयान की तस्दीक क्यों नहीं कर लेते? मरजाना ने कहा, इसलिए कि अब मैं कर्नल नोमान से कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। कर्नल नोमान के जरिए उसे इराक में मेरी मौजूदगी की खबर भी मिल सकती है और ये भी मालूम हो सकता है कि मैं नार्मन शेलोफ नामी एजेंट के मेकअप में इसराइल जा रहा हूँ। मगर ये बात नाकाबिले यकीन है कि कर्नल नोमान ने उसे मेरी तस्वीर भी दिखाई होगी और तुम तो पहले ही बहुत कुछ जानती हो, वरना मुझे पिस्तौल की जद में क्यों लेती? मरजाना ने एक तवील सांस ली। मैं इस मामले में अदनान से कभी मुत्तफिक नहीं रही, उसने आहिस्ता आवाज में कहना शुरू किया, मगर मैं मजबूर हूँ, इससे टकरा नहीं सकती। मैंने कई बार उसकी मुखालफत भी की, लेकिन उसके लिए पैसा सबसे अहम चीज है और वो ऐसा कोई जरिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता जिससे उसे आमदनी हो रही हो। मैंने मैंने खेज नजरों से बूढ़ की तरफ देखा जो मरजाना की गुफ्तगू पर हैरत से मुंह फाड़े बैठा था। शायद उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था। तुम हुकूमत के आला ओहदेदारों को हकीकत से आगाह कर सकती थी, मैंने कहा। उसके लिए मुझे बहुत कुछ साबित करना पड़ता और मैं कुछ भी साबित करने की पोजीशन में नहीं थी। फिर मैं क्यों ख्वाह मुखा उससे दुश्मनी मोल लेती? बात तो माकूल है, लेकिन अगर तुम दिल से उसके खिलाफ होती तो उसके मुकाबले में मेरा साथ देती। मुमकिन है तुम्हारे लिए ये फैसला करना आसान हो, मगर मेरे लिए नहीं है। हर शख्स अपने तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र में रहता है। अगर मुझे गौर फिक्र करने का मौका मिला होता तो शायद मेरा रद्द अमल मुख्तलिफ होता। अब क्या कहती हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। अब तो तुम इस जराबी कैफियत का शिकार नहीं हो। मेरे असाब टूट फूट कर रह गए हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। दिमाग पर एक धुंध सी छाई हुई है। ऐसे में क्या फैसला कर सकती हूँ? मुझे अफसोस है, मगर मैं भी मजबूर हूँ। फिलहाल तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर सकता हूँ कि तुमसे मजीद गुफ्तगू सुबह तक मुलतवी कर दूँ। इसी दौरान तुम आराम करके ताज़ा दम हो जाओगी। उसने नबी में सर हिलाया। मैं नहीं समझती कि इन हालात में मुझे नींद आ सकेगी। परवाह मत करो, बुढ़ तुम्हें ट्रैंकुलाइजर देगा। सुकून से नींद पूरी करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हम फिर किसी वक्त इत्मीनान से गुफ्तगू करेंगे। बुढ़, इन्हें छोड़कर वापिस आओ। बुढ़ मरजाना को छोड़कर वापस आ गया। इसे किसी अलहदा कमरे में तो नहीं रखना? बुढ़ ने पूछा। नहीं, इसका अदनान के साथ ही रहना बेहतर है। तहजीब कब आएगी? मैडम को सुबह 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। मुमकिन है किसी वजह से लेट हो तो 11 बज जाएं। तहजीब को रिसीव करने एयरपोर्ट कौन जाएगा? मैंने पूछा और बूढ़ मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगा। वो बगदाद से बाई रोड आएंगी। बसरा में तो जहाजों की आमदोरफ्त बंद है। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा था। यहाँ तो जंग हो रही है। क्या वो बगदाद से तनहा आएगी? मुझे नहीं मालूम चीफ, बूढ़ ने कहा। मुमकिन है उनके साथ कोई और भी हो। एक बात कहूँ चीफ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? क्या बात है? मैंने चौंक कर कहा। बूढ़ का अंदाज बहुत अजीब था, जैसे उसे किसी बात का खौफ हो। तुम अब सो जाओ चीफ, रात बहुत हो गई है। मैंने महसूस किया कि ये बात कहते वक्त भी उसके अंदाज में खौफ था। मैं सो जाऊंगा बूढ़, मैंने नरम लहजे में कहा। मगर तुमने ये बात इस कदर डरते डरते क्यों कही है? बूढ़ ने यूं एक तवील सांस ली जैसे उसके सर से कोई बोझ हट गया हो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि शाम से तुम्हारी हालत क्या हो रही है। तुम पर एक वहशत तारी है। ऐसे में खौफ महसूस नहीं होगा तो और क्या होगा? ऐसा तो नहीं है। अदनान और मरजाना के साथ मैं काफी देर तक हंसी मजाक करता रहा था। खुदा की पनाह, बुढ़ ने कानों को हाथ लगाए। वो तुम्हारी अपनी दानिश में हंसी मजाक रहा होगा। मुझे जो तुम उस वक्त कुछ ज्यादा ही खून ख्वार लग रहे थे। अच्छा, मैंने हंस कर कहा। अगर ऐसा भी था तो तुम्हें खौफ महसूस करने की क्या जरूरत थी? तुम बहुत बदल गए हो चीफ, बहुत ज्यादा। पहले तो तुम बहुत रहम दिल हुआ करते थे। हर एक की मुखालफत के बावजूद तुमने हमेशा ओली बाबड़ को डील दी। अब तो ऐसा मालूम होता है कि तुम डील देना जानते ही नहीं। अदनान अब्बासी को सोनिया के खून के एक एक कतरे का हिसाब देना होगा बुढ़। तुम नहीं जानते कि उसकी मौत से मुझ पर क्या गुजरी है। मैं अदनान को अपाज किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। बेहतर होगा कि अब तुम सो ही जाओ चीफ, बूढ़ ने उठते हुए कहा। मैं भी जरा अपनी नींद पूरी कर लूं। बूढ़ के जाने के बाद मैं लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गया। तहजीब से मुलाकात के लम्हात करीब आने वाले थे। बरसों के बाद उसे देखने का तसव्वुर जिस्मो जाँ में सिनसनी सी पैदा कर रहा था। कहीं मेकअप में ना हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या मेरी आंखों की प्यास बुझ जाएगी? नहीं, उसका चेहरा अगरचे मेरे देन पर नक्श था, मगर मैं उसके नक्श को ताज़ा करना चाहता था। तहजीब के ख्याल को ज़हन से झटकने की कोशिश की तो ज़हन मौजूदा सूरत हाल की तरफ मुंतकिल हो गया।
مرجانہ نے ڈکے چھپے لفظوں میں جو اعتراف کیا تھا وہ دہلا دینے والا تھا۔ علی یار خان سے دشمنی اور خصوصاً عدم واقفیت کے باوجود دشمنی کا واحد مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ عدنان کے روابط یہودیوں سے ہیں۔ یہ بہت سنگین بات تھی۔ مرجانہ نے کہا تھا کہ عدنان کے نزدیک پیسہ سب سے اہم شے ہے، گویا وہ محض پیسوں کی خاطر یہودیوں کا اعلیٰ کار بن کر میری جان کے در پہ ہو گیا تھا۔ پوری یہودی قوم فلسطینیوں کی جانی دشمن تھی، فلسطینیوں کے دوست بھی ان کے اتنے ہی دشمن تھے۔ میں چونکہ فلسطینیوں کی جدوجہد کا سب سے بڑا حمایتی تھا، اس لیے وہ مجھے بھی صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے اور اس مقصد کے حصول کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے تھے۔ مجھے اس معاملے کی حد تک یہودیوں سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ میں ان کا دشمن تھا تو انہیں میری جان کے در پہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ شکایت اگر تھی تو اپنوں سے تھی جو یکجا نہیں ہوتے تھے۔ انہیں آپس کے جھگڑوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی اور پھر انہی کی صفوں میں کچھ ضمیر فروش بھی تھے جو مسلمانوں کی آبرو کا سودا کرتے وقت ذرا بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک عدنان عباسی بھی تھا۔ کچھ ایسے تھے جو یہودیوں کے اعلیٰ کار تو تھے مگر اس میں ان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ کچھ مجبوریاں تھیں جو انہیں اعلیٰ کار بننے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ممکن ہے سونیا بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہو، مگر ایسی کسی مجبوری کو تسلیم کرنے کے لیے میں تیار نہیں تھا جو آدمی کو مذہب یا وطن کی آبرو کا سودا کرنے پر مجبور کر دے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے، اور یہاں تو اتنا بڑا مقصد سامنے تھا کہ ہوا کتنی بڑی قربانی پیش کر کے اسے حاصل کر لیا جاتا، سودا مہنگا نہ ہوتا۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا ہی پڑتا ہے، اور یہاں تو اتنا بڑا مقصد سامنے تھا کہ ہوا کتنی بڑی قربانی پیش کر کے اسے حاصل کر لیا جاتا تو سودا مہنگا نہ ہوتا۔ ایسے ہی غداروں اور وطن فروشوں میں وہ لوگ بھی تھے جو یہودی لڑکیوں کے جال میں پھنس کر غداری کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اس قسم کے غداروں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ یہودی قوم نے اپنی لڑکیوں کو مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ عرب شیوخ اور بااثر طبقہ اس ہتھیار کا سب سے بڑا شکار تھا۔ میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ عدنان صرف پیسوں کے چکر میں ان کا اعلیٰ کار بنا تھا یا اس میں یہودی حسن کی کارفرمائیاں بھی شامل تھی۔ میرے حق میں سب سے خطرناک بات جو ہو سکتی تھی وہ ٹل چکی تھی۔ اگر عدنان واقعی یہودیوں کا اعلیٰ کار بنا ہوا تھا تو اس کے توسط سے میرا نارمن شلوف کے میک اپ میں اس وقت ہونا ان کے علم میں آنا لازمی تھا۔ میں اپنے طور پر یہی سمجھتا رہتا کہ میں قطعی محفوظ ہوں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اگر میں نارمن شلوف کے میک اپ میں اسرائیل پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو اسرائیلی میرا کیا حشر کرتے۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے معلوم نہیں کس وقت نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ آنکھ کھلی تو 9 بج رہے تھے۔ بوڑھ وغیرہ مجھ سے پہلے ہی اٹھ چکے تھے۔ میں آدھے گھنٹے کے اندر ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر بوڑھ کے ساتھ عدنان عباسی والے کمرے میں پہنچ گیا۔ عدنان کے ساتھ مرجانہ بھی تھی جس کا چہرہ اترا ہوا تھا، لیکن عدنان کے چہرے پر تو مردنی چھائی ہوئی تھی۔ تو تم نے کیا فیصلہ کیا عدنان؟ میں نے اندر داخل ہوتے ہی سنجیدگی سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں کر پہچانا؟ میں بڑی اذیت سے گزر رہا ہوں، عدنان نے کرا کر کہا۔ مجھ پر رحم کھاؤ، میرے پیر کی ہڈی پر ضرب آئی ہے، رات بھر تکلیف کی وجہ سے سو بھی نہیں سکا۔ میری بات کا جواب دو عدنان، میں نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ میں تم پر تشدد کروں گا۔ مجھے یہ پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ تشدد کے دوران تم کہیں مر نہ جاؤ۔ میں واقعی مر جاؤں گا، یہ تکلیف اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ کوئی مجھے دافع درد گولی ہی منگوا دو۔ اب تمہارے مقدر میں بس ریوالور کی گولیاں ہی رہ گئی ہیں۔ میں نے طے کر دیا ہے کہ ایک گولی صبح اور ایک شام۔ اس وقت تمہارے دوسرے پیر کا نمبر ہے۔ میں نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ نہیں، عدنان چیخ اٹھا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مگر مجھے مارو مت۔ اگر میں تمہارے گروہ میں شامل ہو جاؤں تو تم مجھے تحفظ تو فراہم کرو گے نا؟ میں نے سفاکی سے کہا۔ عراق میں میری سلامتی کو کوئی خطرہ تو لاحق نہیں ہوگا نا؟ تم جو کہو گے میں وہی کروں گا۔ تم دنیا کے جس ملک میں کہو گے میں تمہیں پہنچوا دوں گا۔ تمہارا زندہ رہنا میرے لیے بہت خطرناک ہو گیا ہے عدنان۔ نہ ہوتا تب بھی سونیا کی قتل کی پاداش میں تمہیں ہلاک تو ضرور کرتا، لیکن میں تمہیں آگاہ کرنا ہوں کہ پہلے تم سے معلومات حاصل کروں گا۔ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، عدنان گڑ گڑایا۔ میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کو ناشتہ دیا گیا یا نہیں؟ میں نے بوڑھ کی طرف پلٹ کر کہا اور وہ بھکلا گیا۔ نہیں چیف، اس نے اکلا کر کہا۔ کیوں؟ میں خون خوار لہجے میں بولا۔ کیا تم انہیں بھوکا پیاسا مارنا چاہتے ہو؟ جاؤ انہیں ناشتہ مہیا کرو۔ بوڑھ دم دبا کر کمرے سے نکل گیا۔ میرا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عدنان کی حالت تو ویسے ہی تباہ تھی، لیکن مرجانہ کے جسم پر بھی کپ کپی سی تاری تھی۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ ان لوگوں کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھو، میں نے بوڑھ کو ہدایت دی، اور عدنان کو دافع درد گولیاں بھی فراہم کرو۔
हड्डी टूटने की तकलीफ बर्दाश्त करना हंसी का खेल नहीं होता, कहीं वो मर ही ना जाए। बुढ़ ने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया था और मैं ड्राइंग रूम में चला आया था। बुढ़ मेरा सामना करने से कतरा रहा था। आधे घंटे बाद दोबारा बुढ़ के हमरा अदनान के कमरे में मैं पहुंचा। अब उसकी हालत खासी बेहतर नजर आ रही थी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, अदनान ने कहा। अगर मुझे पेन किलर गोलियां ना मिलती तो मैं शायद तकलीफ की ज्यादती से मर ही जाता। नहीं अदनान, मैं तुम्हें दुनिया के लिए सामान्य इबरत बनाऊंगा। तुम्हें नाकाबिले तस्खीर तस्वुर किया जाता है और मैं तुम्हारा इतना अशर बुरा करूंगा कि तुम मौत की तमन्ना करने लगोगे। अदनान ने अपने खुश्क होते हुए होंठों पर जबान फेरी। अगर तुम मुझ पर कोई तशद्दुद किए बगैर रिहा कर दो तो मैं तुम्हारा हर मुतालबा मानने को तैयार हूँ। ये तो बाद की बातें हैं अदनान, पहले तो मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारा कैदी हूँ, पहले तुम मुझे जमानत फराहम करो कि मुझे मजीद कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अभी लगता है तुम्हारे दिमाग के कीड़े नहीं जड़े, मैंने तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। अभी इतना दम गम लगता है मौजूद है कि मुझसे सौदेबाजी करो। गलत मत समझो, मैं अपनी रिहाई के इवज तुम्हारा हर मुतालबा मानने को तैयार हूँ। अपनी सलामती के लिए तुमसे सिर्फ एक जमानत ही तो तलब कर रहा हूँ। मैं तुम्हें शाम तक की मोहलत दे रहा हूँ अदनान, मैंने जेब से रिवाल्वर निकालते हुए कहा। इस वक्त की गोली तो तुमने पक्की कर ली, शाम को गोली का फैसला शाम को तुम्हारा तर्ज अमल देखने के बाद करूंगा। नहीं, अदनान इज़्यानी अंदाज में चीखा, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हें वैसे ही सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मैंने मुतासफाना अंदाज में सर को मनफी जुम्बश दी। तुमने देर कर दी अदनान, मैं बहस करना पसंद नहीं करता, अब मैं बहरा हो चुका हूँ। मैंने उसकी दूसरी टांग का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली टखने पर लगी थी, टखने की हड्डी चूर चूर हो गई होगी। अदनान की चीख बड़ी भयानक थी और वो जानवरों की तरह तड़पने लगा। भरजाना पर दोबारा कपकपी तारी हो गई थी। बैंडेज, मैंने अदनान की तरफ इशारा करके बूट से कहा और वापसी के लिए पलट गया। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर था कि मैंने अकब से मरजाना की आवाज सुनी। मेरे हाल पर तो रहम कर दो, वो कमजोर थी। आवाज में कह रही थी, मेरा कसूर क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है। मैंने पलट कर कहा, तुमसे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मुझसे ये सब मनाजर नहीं देखे जाते। मैं उसके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती, मैं इसके साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। मैं उसे ड्राइंग रूम में ले आया। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी। ड्राइंग रूम में पहुंचने के बाद वो एक सोफे पर गिर गई। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। एक न एक दिन तो ये होना ही था, मैंने कहा। हर रूज को जवाल होता है, मगर मेरा कसूर क्या है, मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। मरजाना ने सिसकियां लेते हुए कहा, तुम उसकी शरीक हो, उसके हर जुर्म में शरीक समझी जाओगी। उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ कोई खराब सलूक नहीं कर रहा, मगर तुम अदनान के साथ ज्यादती कर रहे हो। वो तुम्हें सब कुछ बताने पर तो आमादा हो गया था। मैं उसके बावजूद उसे नहीं बख्शूंगा। वो एक दरिंदा है, उसे यूं ही छोड़ दिया गया तो आजाद होते ही फिर दूसरों को भिंबोड़ने लगेगा। मुझे अगर मालूम होता कि उसे तुम्हारे बारे में किस जरिए से इतला मिली थी तो मैं तुम्हें जरूर बता देती, लेकिन तुम ये जानती थी कि मेरा वजूद उसके लिए खतरनाक है। मैंने कहा, हाँ ये बात मेरे इल्म में थी। कौन नहीं जानता कि तुम यहूदियों के दुश्मन हो। अदनान खुद तो यहूदी नहीं है। मैंने कहा, क्या वो सिर्फ पैसों की हवस में उनका आलाकार बन गया है? कोई और वजह मेरे इल्म में नहीं है, मरजाना ने कहा, और ना ही वो हर बात का मुझसे जिक्र करता है। क्या तुम्हारे दरमियान मेरी जात भी कभी ज़ेरे बहस आई? मैंने मरजाना को गौर से देखते हुए पूछा। मुझे याद नहीं आता, मरजाना ने ज़ेन पर जोर देते हुए कहा, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर तुमने मेरा नाम सुनते ही पिस्तौल का रुख मेरी तरफ क्यों कर दिया था? मैंने कहा था ना कि वो मेरी इज़रारी हरकत थी। मैं अदनान की साथी हूँ और हम माकूल मुआवजे की इवज़ यहूदियों को बेज़रर किस्म की सहूलतें फराहम करते हैं। बेज़रर किस्म की सहूलतें? मैंने हैरत से कहा। उनकी वजह से तो एहसास जुर्म का शिकार नहीं होना चाहिए। जो भी गैर कानूनी काम करेगा एहसास जुर्म का शिकार तो होगा। और फिर उस वक्त तो अदनान ने मुझे एहसास दिलाया था कि तुम हमारे हक में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हो। तुम्हारी हद तक तो बात काबिल फहम है, लेकिन जहाँ तक अदनान का मामला है, मैं जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। बूढ़ ड्राइंग रूम में दाखिल हो रहा था। मैडम के आने का वक्त हो गया है चीफ, बूढ़ ने ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने बड़ी सादगी से पूछा। तुम तो कह रहे थे कि वो सीधी यहीं आएगी। हाँ जी, वो बस यहाँ पहुँचने ही वाली हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम भी हमारे दरमियान ही मौजूद हो। ठीक है, मैंने कहा और फिर मरजाना की तरफ मुतवज्जो हो गया। मुमकिन है तुम बहुत सी बातों से बेखबर हो। मुझे महसूस हो रहा है कि अदनान बाद ऐसे संगीन मामलात में मुलव्वस है जिनसे उसकी हुब्बल वतनी पर भी आंच आ सकती है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मरजाना ने तेजी से कहा। वो तो शदीद किस्म का हुब्बल वतन है।
यहूदी दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, उसकी हमदर्दियाँ इसराइल के साथ ही होती हैं। ये वही इसराइल है जिससे चंद साल पेशतर इराक का एटमी रिएक्टर तबाह कर दिया गया था। अगर कोई ये समझे कि वो किसी यहूदी से ताउन करके हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर रहा है तो कम अज कम वो इराकी नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारी बात दिल को लगती है, मरजाना ने मुज़रिबाना अंदाज में कहा। मैंने कभी इस अंदाज में नहीं सोचा था, लेकिन इसे गद्दारी तो नहीं कहेंगे। ये सरीहन गद्दारी है। वो मुल्क व कौम का गद्दार ही तो है। मजहब से भी बगावत का मुर्तकिब हुआ है। उसने यहूदियों के हाथ मजबूत किए। मुझे बताओ कि मुझ पर कातलाना हमला करने में वो किस हद तक हक बजाने में था। तुम उस वक्त की बात कर रहे हो जब तुम अली हमाद के रूप में हमारे सामने आए थे। हमें क्या मालूम था कि तुम हो कौन। उसके दिल में मेरे लिए अच्छे जज्बात होते तो उसने रॉयल क्लब में मुझसे इज़हारे शनासाई कर दिया होता, मगर वो तो चोर बन गया। हाँ, तुम्हें देखकर वो चौकन्ना जरूर था, मगर मेरे पूछने पर उसने यही कहा था कि उसने शायद तुम्हें कहीं देखा है। उसने मुझे एक नजर में पहचान लिया था। उसके बाद उसने तुम्हें उकसाया कि तुम मुझ पर पिस्तौल तान लो। नहीं मर जाना, उसके हक में कोई एक बात भी नहीं जाती। तुम रहमदिल भी बहुत हो और तुम्हारी सफाकी से भी खौफ आता है। मेरे साथ तुमने अभी तक कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि तुम्हारा रवैया नरम है। और दूसरी तरफ अदनान के साथ तुम जो सलूक कर रहे हो वो खासा लर्जा देने वाला है। मैं उसे अपाज कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि वो मुजरिम है, ना सिर्फ मुजरिम बल्कि बहुत बड़ा मुजरिम है। जबकि तुम्हारे खिलाफ अभी तक ऐसी कोई बात साबित नहीं हो सकी, सिवाय इसके कि तुम उसकी साथी हो। मैं बराह रास्त किसी चीज में मुलव्वस नहीं हूँ। क्या तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी नहीं कर सकते कि मुझे रिहा कर दो? मरजाना ने कहा और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। मेरे नर्म रवैये से किसी गलतफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। मैं अहमक नहीं हूँ जो तुम्हें रिहा कर दूं। मैंने तंदिया लहजे में कहा। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं अदनान के अहकामात पर अमल करने के लिए मजबूर थी। मेरा कोई ठिकाना भी तो नहीं था। अगर वो मुझे गिरोह से निकाल बाहर करता तो मैं कहाँ जाती? मैं तुम्हारे बयान की तरदीद नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें रिहा भी नहीं कर सकता। तुम ये ख्याल देन से निकाल दो। मैं अदनान की हरकतों से बिल्कुल बरगश्ता हो चुकी हूँ, लेकिन उसके चुंगल से निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आता। मैं मरजाना को गौर से देखने लगा। वो मेरा एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रही थी और उसका वाहिद तरीका ये था कि वो अदनान को बुरा भला कहती, मगर ये तरीका बहुत फरसूदा हो चुका था। वैसे जानसों में आने वाला बिल्कुल भी नहीं था, खसूसन इस सूरत में कि तमकीन के जरिए मरजाना के बारे में किसी हद तक मैं पहले ही जान चुका था। जिस आदमी का ज़मीर थोड़ा सा भी जिद्दा होगा वो अदनान से नफरत करने पर मजबूर हो जाएगा। मैंने कहा, हाँ, मेरा ज़मीर अक्सर मुझे कचूके लगाया करता था, लेकिन तुम तो जानते हो कि अदनान किस पोजीशन का मालिक है, लिहाजा मैं अपने ज़मीर को थपक थपक कर सुलाया करती थी। लेकिन अब वो एक ठंडी सांस लेकर चुप हो गई। तुम चाहो तो उसके खिलाफ मेरी मदद कर सकती हो, मैंने नर्म लहजे में कहा। इस तरह तुम्हारे जज्बात की तस्कीन भी हो जाएगी और मैं भी उससे इंतकाम ले सकूंगा। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे किसी काबिल समझा। वो खुशी से खिल उठी। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। अगर तुमने मुझे उसके बारे में सही इतलात फराहम कर दी तो मैं तुम्हें उस रकम में से भी हिस्सा दूंगा जो मैं उसे वसूल करूंगा। मैंने कहा, ठीक है, तो फिर तुम बेफिक्र रहो, जो तुम पूछोगे मैं बता दूंगी। लेकिन मुझे कोई रकम देने की बजाय अगर तुम मुझे अपने साथ भी शरीक कर लो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। ये बहुत कठिन राह है मरजाना, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं। मेरे साथ चलोगी तो हर लम्हे जिंदगी दाव पर लगी रहेगी, लेकिन ज़मीर तो मुतमईन रहेगा ना? मरजाना ने कहा, शायद इसी तरह मैं अपने साबका गुनाहों की तलाफी कर सकूं। ठीक है मरजाना, मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर गौर करूंगा, लेकिन उससे रकम ईटने का ख्याल तर्क नहीं किया जा सकता। उसके पास सारी की सारी नाजायज दौलत है, उससे रकम वसूल करो। मैं कब मना कर रही हूँ? मुझे नहीं मालूम कि उसकी बाली पोजीशन क्या है। इस वक्त वो ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम अदा कर सकता है। ओह, ये सारी तफसीलात तो मैं तुम्हें फराहम कर सकती हूँ। इस वक्त उसका सबसे बड़ा अकाउंट नेशनल बैंक में है, जिसमें उसने कल ही 10 लाख दिनार जमा कराए हैं। 10 लाख दिनार यानी 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों से ज्यादा रकम। मैंने हैरत से कहा, इतनी रकम का वो क्या करेगा? वो खजूरें साफ करने और उन्हें जदीद तरीके से पैक करके एक्सपोर्ट करने के लिए बसरा में एक कारखाना लगाना चाहता है। इस सिलसिले में एक जापानी फर्म से उसके मुज़ाकरात चल रहे थे। आज 11 बजे मशीनरी की खरीदारी के सौदे को हतमी शक्ल दी जाने वाली थी। इसी सिलसिले में उसने ये रकम यहाँ मुंतकिल कराई थी। मैं समझा था शायद वो अली हमाद से निमटने के लिए खुद बसरा में आया था। मैंने कदरे मायूसी से कहा, तमकीन के अगवा पर वो खासा परेशान हो गया था। मशीनरी की खरीदारी का मरला दरपेश ना होता तो शायद वो तुम्हारी शराइत इतनी आसानी से ना मानता,
लेकिन उसने झुकना नहीं सीखा। तुम्हारी शराइत तस्लीम करने की आड़ में उसने तुम पर हमला करने का मंसूबा बनाया। उसके ख्याल में तुम्हारी हलाकत यकीनी थी, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि हमले में अली हमाद बच गया है तो वो तशवीश का शिकार हो गया। ये और बात है कि उसके बावजूद उसने तुम्हारी तरफ से कोई खास खतरा महसूस नहीं किया, वरना हरगिज़ इतनी दिदाए दलीली से मंजरे आम पर न आता। खैर वो तो अलग मामला है। इस वक्त जो मसला दरपेश है वो ये है कि नेशनल बैंक से वो रकम किस तरह निकलवाई जाए। तुमने अदनान को जख्मी ना कर दिया होता तो रकम बड़ी आसानी से निकाली जा सकती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने उसकी बात काट दी। मैं उसे खुले बंदों लेकर घूमने का खतरा हरगिज़ मोल ना लेता। उससे तो बेहतर ये होगा कि मैं उस रकम के उसूल का ख्याल ही दिल से निकाल दूं। इसके अलावा भी एक तरीका है, मरजाना ने कहा। अदनान से चेक लिखवा लो और बैंक के मैनेजर को फोन करा दो। उसकी ये मजाल नहीं हो सकती कि अदनान के फोन के बाद रकम की अदायगी से इनकार कर दे। हाँ ये मुमकिन है, मैंने कहा, लेकिन उसके लिए चेक बुक मौजूद होनी जरूरी है। चेक बुक तो अदनान के ऑफिस में मौजूद है। अगर तुम कहो तो मैं फोन करके अभी चेक बुक मंगवाए लेती हूँ। फोन करने से खराबी तो पैदा नहीं होगी, मैंने कहा। आज तो मशीनरी की खरीदारी के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाने वाली थी और मैं उसके लिए भी हदायत दे दूंगी ताकि किसी किस्म की गड़बड़ का इम्कान न रहे। मरजाना ने तेजी से कहा। रात से अदनान अब्बासी गायब है। उसकी आदमियों में हलचल मची होगी। तुम उन्हें किस तरह मुतमईन करोगे? हाँ ये एक पेचीदा मसला है, मरजाना ने कहा। मैं उन्हें क्या कहकर मुतमईन करूंगी? वो सोच में पड़ गई। अदनान के आदमी इस बात से वाकिफ नहीं है कि उसकी कोई डमी भी है। मरजाना ने आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें सिर्फ तमकीन को मुतमईन करना पड़ेगा। ओह, मरजाना उछल पड़ी। उस तरफ तो ज़हन ही नहीं गया था। वाकई ही तुम ठीक कह रहे हो। मैं तमकीन को फोन कर देती हूँ कि वो ऑफिस पहुँच जाए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उससे कुछ पूछ सके। मैं ये भी पसंद नहीं करूंगा कि अदनान के आदमियों में से कोई हमारी इस पनाहगाह से आगाही हासिल करे। मैं तमकीन को हदायत दे दूंगी कि वो खुद ही जाकर उससे चेक बुक ले आएगा। मैं उसे ये रुका लिख दूंगी। उसके बाद बस एक ही मरला रह जाएगा, अदनान चेक बुक पर दस्तखत करता है या नहीं। वो चेक बुक पर दस्तखत भी करे और फोन पर मैनेजर को हदायत भी देगा। अब तुम उठो और तमकीन को फोन करो। फोन करने के दौरान मैं मरजाना के नजदीक ही मौजूद था। उसने बड़ी खुश असलूबी से तमकीन को हदायत दी। इसी दौरान बुढ़ भी ड्राइंग रूम में दोबारा दाखिल हुआ, मगर मैंने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने को कहा। लाओ मुझे कलम दो। फोन बंद करने के बाद मरजाना ने मुझसे कहा। तमकीन आधे घंटे के अंदर अंदर अदनान की जगह ले लेगा। मैं उसके नाम तुम्हें रुका लिख दूं। मैंने बुढ़ से कलम लाने को कहा, मगर वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसके अंदाज से हिचकिचाहट जाहिर हो रही थी। क्या बात है? मैंने उसे घूर कर देखा। मैंने तुमसे कलम कागज लाने को कहा है, तुमने सुना नहीं है? मैडम के यहाँ पहुँचने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट रह गए हैं, बुढ़ ने झिझकते हुए कहा। तो मैं क्या करूं? मैं झुंझला गया। मुझे मालूम है कि वो आने वाली है। तुम ये इतला मुझे कितनी बार दोगे? अब नहीं दूंगा, बुढ़ ने दिल गिरफ्तगी से कहा। मैं चाह रहा था कि तुम ढंग का लिबास पहन लेते। रात से यही कपड़े पहन रखे हैं। इतने अरसे बाद मैडम से मुलाकात होगी, लेकिन खैर मुझे क्या। वो बुड़बुड़ाता हुआ चला गया। तुम्हारा साथी बार बार किस मैडम का जिक्र कर रहा है? मरजाना ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। कुछ नहीं, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। तुमसे कतई गैर मुतल्लक बात है। मरजाना का चेहरा उतर गया, मगर वो बोली कुछ नहीं। मुझे उसके जज्बात से कोई गरज भी नहीं थी। वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझसे ताउन कर रही थी। मुझ पर कोई एहसान तो कर नहीं रही थी, बल्कि मुझे तो यूं महसूस हो रहा था वो जैसे किसी खास मकसद के तहत मुझसे नजदीक आने की ख्वाह है। उसके रियाकराना रवैये से मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला होने का रवादार नहीं था। बूढ़ कागज कलम ले आया और मरजाना ने एक कागज पर चंद सतरें लिखकर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने बहुत बारीक बीनी से उस तहरीर का जायजा लिया। इसमें कोई काबिल इतराज बात नहीं थी। मुतमईन होने के बाद मैंने वो पर्चा बुढ़ के हवाले कर दिया। ये पर्चा अपने किसी आदमी को देकर अदनान अब्बासी के पास भेज दो। वो एक चेक बुक देगा जो तुम्हें मुझ तक पहुंचानी होगी, मगर ख्याल रहे कि कोई हमारे ठिकाने तक ना पहुंचने पाए। ये बात तुम बुढ़ को समझा रहे हो? बुढ़ ने हैरत से कहा। बुढ़ तो दूसरों के ठिकानों तक पहुंचता है और अपना ठिकाना हर नजर से जल रखता है। अदनान बदतरीन सजा का मुस्तहिक है। बुढ़ के जाने के बाद मरजाना ने कहा, 10 लाख दिनार की रकम से तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो बहुत मोटी आसामी है। वो मुझे पूरी तरह उल्लू बनाने के चक्कर में थी। अदनान की दौलत के बल पर मेरा एतमाद हासिल करना चाह रही थी। उसकी अपनी गिरह से तो कुछ भी नहीं जा रहा था। अदनान कंगाल होता है तो हो जाए, उसका अपना मुस्तकबिल तो महफूज हो जाएगा। उसने अंदाजा कर लिया था कि अब अदनान का बचना महाल है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए हर मुमकिन तरीके से मुझे बेवकूफ बनाने के दर पे थी।
اگر تم اسی طرح تعاون کرتی رہی تو میں بہت جلد دولت مند ہو جاؤں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہیں شاید احساس نہیں کہ میں تمہاری خاطر کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ عدنان عباسی تو کیا چیز ہے، میں تو خود کو بھی داؤ پر لگا دوں گی۔ وہ تو تم نے لگا ہی دیا ہے۔ میرے لہجے میں خفیف سا طنز تھا۔ کیا مطلب؟ مرجانہ نے چونک کر کہا، یہ تمہارا خلوص ہی تو ہے کہ مجھ سے کوئی ضمانت طلب کیے بغیر تم میرے ساتھ اس قدر تعاون کر رہی ہو۔ میں نے کہا، اور مرجانہ کے چہرے پر سکون کے تاثرات نظر آنے لگے، ورنہ وہ میرا جملہ سن کر گھبرا گئی تھی، جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کے دل میں چور تھا۔ دفعتاً باہر سے کسی کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ تہذیب آ گئی ہے۔ چند منٹ کے اندر اندر میرا اندازہ درست ثابت ہو گیا۔ تہذیب ڈرائنگ روم کے دروازے سے بڑھ کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ بغداد سے بائی روڈ بسرا آئی تھی اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار موجود تھے، مگر اس کے باوجود وہ ہنس ہنس کر بڑھ سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گئی۔ یہ تم ہو؟ اس نے بمشکل کہا۔ ہو میرے خدا، میں خواب دیکھ رہی ہوں یا حقیقت ہے؟ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ میں ہی ہوں تہذیب، تمہارا علی۔ میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے خدا، میرے محبوب، تو کتنا بڑا کارساز ہے۔ آخر کار تو نے مجھ گناہگار کی دعائیں سنی لی۔ تہذیب نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ سب سے بڑا کارساز ہے تہذیب، دلوں کے احوال سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ وہ جو اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، انہیں مایوس کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سہارا دو علی، تہذیب نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ تم سے ملتے ہی یہ احساس ہونے لگا ہے کہ میں نے تمہاری تلاش میں کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ اچانک ہی تھکن کا احساس ہونے لگا ہے علی۔ میں بڑی محبت سے تہذیب کو سہارا دے کر صوفے تک لایا۔ بڑھ کو میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ مرجانہ کو لے جائے اور اس نے فوراً ہی اس پر عمل بھی کیا تھا۔ تہذیب کا سر میرے شانے سے ٹکا ہوا تھا اور مجھے بے پایاں سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں مکمل ہو گیا ہوں۔ اس سے دوری کے ہر لمحے میں نے خود کو ادھورا محسوس کیا تھا۔ اس نے بھی یہی کچھ محسوس کیا ہوگا، تبھی تو اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ کون کسی سے اتنی محبت کرتا ہے؟ اب تو محبت بھی ایک کاروبار بن کر رہ گئی ہے، جسے ہر شخص اپنی کسی غرض کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں کتنا خوش قسمت تھا کہ وہ مجھ سے اس قدر محبت کرتی تھی۔ میری تلاش میں اس نے آدھی دنیا چھان ماری تھی۔ مجھے سمیٹ لو علی، ورنہ میرے وجود کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ تم بکھری تو میرا کیا بنے گا، کبھی یہ بھی سوچا ہے؟ میں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی محبت سے کہا، تم نے تو کبھی پلٹ کر خبر تک نہیں لی، کم از کم اپنی خیریت تو بتا دیتے۔ ایک چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا؟ ایسا نہ کہو تہذیب، تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری دوری میں کس کرب سے گزرا ہوں۔ میں نے تمہیں بلانے کے لیے ہر لمحے خود کو مصروف رکھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو میرے پائے استقلال میں لغزش آ جائے گی۔ میں تمہارے سامنے کیا ہوا عہد نبھا کر تمہارے سامنے سرخ روح ہونا چاہتا تھا۔ تمہاری ادنا سی خواہش بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ میری ایسی کسی خواہش پر عمل نہیں کرو گے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تہذیب، میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، آئندہ ہم کبھی ایسی حماقت کا ارتکاب نہیں کریں گے جس سے ہماری زندگیاں جہنم بن جائیں۔ تہذیب کے چہرے پر طمانینت کے گہرے سائے اتر آئے۔ اس کی حالت اب سنبھل گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، گرد و پیش کی ہمیں خبر تک نہ تھی۔ معلوم نہیں کتنی دیر گزر گئی، ہم تو اس وقت چونکے جب ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک سنائی دی۔ پھر دروازہ کھلا اور بوڑھ اندر داخل ہوا۔ ڈسٹرب کرنے کی معافی چاہتا ہوں چیف، بوڑھ نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن وہ مرجانہ اصرار کر رہی ہے کہ بینک سے رقم آج ہی نکلوا لو، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ بوڑھ نے اپنے ہاتھ میں موجود چیک میری طرف بڑھائی۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے بلا لاؤ، میں نے چیک بک لیتے ہوئے کہا، اور بوڑھ نے دونوں ہاتھ دعا کے سے انداز میں اٹھا دیے۔ خدایا تیرا شکر ہے چیف کا موڈ تو بحال ہوا، ورنہ کل شام سے یہ حال تھا کہ بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ شروع کر دی بکواس، میں نے برا سا منہ بنایا۔ جاؤ، دیر مت کرو، جا رہا ہوں چیف، بس تم اپنا موڈ خراب مت کر لینا، بوڑھ نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ بہت سور ہے، تہذیب نے ہنس کر کہا، اس بات کی ہوا تک نہیں لگنے دی کہ تم بھی یہاں موجود ہو۔ کل شام ہی تو میری سے ملاقات ہوئی، میں نے بوڑھ کی طرفداری کرنے کی کوشش کی۔ آج فون پر دوبارہ میری اس سے بات ہوئی، لیکن مجال ہے کہ اس نے کوئی اشارہ تک دیا ہو۔ میں ہنسنے لگا، وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، میں نے کہا، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ ایک سرپرائز میرے لیے بھی رکھ چھوڑا ہے، کوئی اطلاع تھی جو تمہاری ہدایت کے مطابق فوراً
مجھ تک پہنچنی چاہیے تھی، لیکن وہ کہنے لگا کہ میڈم چونکہ صبح ہی آنے والی ہیں لہذا انہی کی زبانی سننا۔ تہذیب چونک گئی، بہت مردود ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ اطلاع فوراً تم تک پہنچاتا، تم خطرے میں ہو۔ وہ مرجانہ کو آتے دیکھ کر چپ ہو گئی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ مرجانہ کو دیکھ کر وہ کچھ بے چین سی ہو گئی ہے۔ جلدی کرو، عدنان سے چیک پر دستخط کرا لو تاکہ چیک آج ہی کیش کرا لیا جائے۔ مرجانہ نے آتے ہی کہا، تم پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہو، مجھے رینڈل تمہیں یاد کرتا ہے۔ میرے جواب دینے سے قبل ہی تہذیب نے مرجانہ سے کہا اور مرجانہ بری طرح چونک پڑی۔ کون مجھے رینڈل؟ مرجانہ نے انجان بننے کی کوشش کی، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ مجھے رینڈل کو جانتی ہے، وہی جس نے اپنا نام تبدیل کر کے تہذیب بڑے اطمینان سے کہہ رہی تھی موشے ہاورڈ رکھ لیا ہے۔ معلوم نہیں ان الفاظ میں کیا تاثیر تھی کہ مرجانہ کسی غضبناک بلی کی طرح تہذیب پر جھپٹ پڑی۔ میں تو حیرت سے گنگ ہو کر رہ گیا تھا، کیا موشے ہاورڈ اولیورڈ کو کوئی رشتہ دار ہے؟ میں اس کے علاوہ کچھ نہ سوچ سکا۔ مرجانہ کو تہذیب پر جھپٹتے دیکھ کر بوڑھ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ میں خود بھی ان دونوں سے دور ہٹ گیا تھا۔ تہذیب مالکم ایکس ماضی میں گرین پول کی مایا ناد ایجنٹ رہ چکی تھی، کوئی وجہ نہیں تھی کہ مرجانہ سے نمٹ نہ پاتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرجانہ کون ہے اور موشے ہاورڈ کیا شے ہے کہ جس کے حوالے پر مرجانہ آپے سے باہر ہو گئی۔ یہ بات بھی حیران کن تھی کہ تہذیب نہ صرف مرجانہ سے واقف تھی بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ سے بھی بہت زیادہ واقفیت رکھتی تھی۔ معلوم نہیں تہذیب کی معلومات کا کیا ذریعہ تھا۔ مرجانہ نے تہذیب پر کراٹے کا خطرناک وار کیا تھا، مگر تہذیب پہلے ہی سے ہوشیار تھی۔ غالباً اسے اندازہ رہا ہوگا کہ جو حوالہ اس نے دیا ہے اس پر مرجانہ کس حد تک کاپے سے باہر ہو سکتی ہے۔ تہذیب خود بھی جوڈو کراٹے کی ماہر تھی اور اسے زیر کرنا آسان نہیں تھا۔ ویسے بھی میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ غیر ضروری طور پر دوسروں کے معاملات میں مداخلت کی جائے۔ مرجانہ تہذیب پر جوڈو کراٹے کے تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی، لیکن ابھی تک تو تہذیب کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔